रीबर्थ ऑफ यूनिवर्सिटी लव एपिसोड 7। निष्ठा रोते हुए उस कमरे से निकल जाती है और वहीं पर चली जाती है जहां पर तारा थी। तारा जब उसे ऐसे रोते हुए देखते हैं तो उसे देखने लगती है। उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसके चेहरे पूरे रोने की वजह से लाल हो गया था और उसके हाथों पर भी निहाल के पकड़ के वजह से लाल हो गया था। वहीं निष्ठा की हालत देखकर तारा बहुत ज्यादा घबरा जाती हो उसे पानी पिलाती है और वह शांत करवाती है। फिर कुछ देर में ही निष्ठा का रोना शांत हो जाता है तो वह उसके चेहरे को थामते हुए बोली, क्या हुआ, बताओ तो हुआ क्या। तो वह कुछ नहीं कहती और बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती है। तारा भी उसके पास ही वह वैसे ही बैठी रही। सिया को कॉल आने की वजह से वह वहां पर नहीं थी। करीब आधे घंटे तक वह दोनों ही सही शांत रहे थे। तभी फिर से तारा उससे पूछती है। जिस निष्ठा उसे निहाल ने जो भी कुछ किया और कहा सब बता देती है, जिसे सुनकर तारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे निष्ठा पर भी गुस्सा आ रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था हो क्या रहा है इन दोनों के बीच। को गुस्से से खड़ी होते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम दोनों के बीच आखिर हो क्या रहा है। तुम उसके करीब नहीं जाती हो, वह तुम्हारे बिना किसी और के करीब नहीं जा रहा है। फिर वह सब क्या था, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। और तुम एक तरफ कह रही हो कि निहाल उसके करीब नहीं गया था, ना ही उसके साथ भी कुछ किया था। ये सब मोना की बस एक चाल थी जिससे वह ये यकीन दिला सके कि उसके और निहाल के बीच कुछ है। तो निष्ठा अपना सर हमें हिला देती है। तो तारा उसे घूरते हुए बोली, हाँ तो फिर तुम्हें पता है कि निहाल की कोई गलती नहीं है तो तुम उससे दूर क्यों जाना चाहती हो। आखिर क्या मिलेगा तुम्हें उस तकलीफ देकर, वह तो तुम्हारे लिए पागल है। तुम देख ही रही हो उसकी हालत। निष्ठा तारा की बात सुनकर कुछ नहीं कहते वो उठकर जाने लगती है कि तारा उसका हाथ पकड़ती फिर बोली, सच्ची मोहब्बत किस्मत वालों को मिलती है और सब लोगों को इतनी आसानी से नहीं मिलती। उनसे पूछो जिन्होंने इसके लिए सालों इंतजार किया है। फिर वह उसे बैठे हुए उसके सामने घुटनों के बाल बैठते हुए बोली, पता है मैं क्रिश से कब से प्यार करती हूँ और हमेशा ही उसे अपने करीब रखना चाहती थी, लेकिन वह हमेशा ही अपने दोस्तों के साथ और उसे ऐसा लगता था कि मैं उसकी और उसके दोस्तों के बीच आ जाऊंगी, जिस वजह से वह मुझसे प्यार तो करता था लेकिन कभी अपनाता नहीं था, लेकिन मुझे भी किसी और के करीब ना जाने देता था या किसी और को मेरे करीब आने देता था। लेकिन वह मुझे अपना भी तो नहीं कह सकता था। इसका दुख मुझे हमेशा से ही था, पर मैंने तो आस ही छोड़ दी थी उसे अपना मानने की। बस किस्मत ने हमें मिला लिया। फिर से तुम्हें तो इतनी आसानी से निहाल मिल गया है ना। तो निष्ठा उसे देखकर एक हल्की सी मुस्कान देते हुए बोली, जो आसानी से मिल जाए वह मोहब्बत कैसे। हमारी मोहब्बत तो शुरू होने से पहले खत्म हो गई और मैं इसे अपने दिल में ही दबा कर रखना चाहती हूँ। यह बाहर कभी भी नहीं आएगा। तो तारा गुस्से से खड़ी होते हुए, पल पर क्यों। तो निष्ठा खड़ी होती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे देखते हुए मोना ने उसे जो जो कुछ कहा और उसे जो जो फील हो रहा था वह सब उसे बता देती है। एक एक बात साफ साफ बहुत तारा को बताती है। तारा जब उसकी सारी बातें सुनती है तो बिल्कुल स्पीचलेस हो जाती है। वह कुछ कह नहीं पा रही थी। तो निष्ठा उसे देखकर मुस्कुराते फिर बोली, क्या तुम भी सोच में पड़ गई। इसी वजह से ही मैं अब किसी को कुछ कहना नहीं चाहती। बस अपनी जिंदगी में मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और निहाल भी एक ना एक दिन आगे तो बढ़ ही जाएगा। किसी के लिए किसी की जिंदगी नहीं रुकती। उसके बाद सुनकर तारा कुछ जवाब नहीं देती, लेकिन फिर कुछ देर बाद वो गहरी सांस लेते हुए बोली, तुम्हारी बातें समझ रही हूँ, लेकिन मोहब्बत अगर सोच समझकर किया जाए तो वह मोहब्बत कैसा, वो तो बस हो जाता है ना। तो निष्ठा मुस्कुराते अपनी आंख बंद करके गहरी सांस लेते हुए बोली, हाँ मोहब्बत हो गई और शायद ही कभी कोई मेरे दिल में रहेगा उसके सिवाय, लेकिन फिर भी मैं उसे अपने करीब नहीं रहने देना चाहती। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उसे या किसी को कुछ प्रॉब्लम हो। मेरे जिंदगी में पहले ही कोई भी नहीं है, मैं हमेशा से ही अकेली हूँ। इतनी मुश्किलों से मुझे कुछ दोस्त मिले हैं जिसे मैं अपनी कुछ बातें शेयर कर सकती हूँ, जो मेरे फिक्र करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन मैं किसी को भी तकलीफ नहीं देना चाहती। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं निहाल को अपनी जिंदगी में आने नहीं दूंगी। कह के वो सीधे निकल जाती है। उसके जाने के बाद तारा गहरी सांस लेते हुए उसके जाने की तरफ देखते हुए बोली, ये तो तुमने बड़े आसानी से कह दिया कि तुम उसे अपनी जिंदगी में नहीं आने दोगे, लेकिन वो तो आ चुका है और मुझे जितना पता है कि तुम अपने आप को नहीं रोक पाओगे इसके करीब जाने से। वह वहां से निकालकर सीधे प्रतीक को फोन करती है और उससे मिलने के लिए चली जाती है। वहीं कृष उसे रास्ते में दिखता है, लेकिन तारा ने कृष को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। कृष भी देखा है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वह भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। वहीं निष्ठा वहां से सीधे अपने हॉस्टल में चली जाती है और सोवर लेने के लिए बाथरूम के अंदर शवर के नीचे खड़ी होकर भीगने लगती है। उसे सारी बातें याद आ रही थी, जो सब सोचते थे उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह वही घुटनों के बाल बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसे धीरे धीरे सारी बातें याद आ रही थी और उन सब बातों
को याद आते ही उसे और ज्यादा रोना आ रहा था। उन सबको सोचना नहीं चाहती थी, वह किसी भी ख्याल को अभी अपने दिल में नहीं रोकना चाहती थी। वह करीब 2 घंटे तक वैसे ही भीगती रही। तभी उसे बाथरूम के डोर पर नोक होने की आवाज आई। बाहर से आयु नोक करते हुए बोली, निष्ठा तुम अंदर हो? तो निष्ठा अपने आंसू पहुंचने हुए जल्दी से स्वर ऑफ करके टॉवल पहनकर बाहर आती है तो आयु से देखने लगती है। उसके चेहरा पूरा लाल हो गया था, आंखें बिल्कुल सूज गई थी रोने की वजह से और वह ठंड से कांप रही थी। आयु उसे पकड़ लेती है और उसे देखते हुए बोली, तुमने अपनी हालत क्या बना ली? उसकी बात सुनकर निष्ठा धीमे आवाज में बोली, मैं ठीक हूं। कहकर वह 2 कदम आगे बढ़ती है कि उसका पैर लड़खड़ाने लगता है तो आयु उसे झट से पकड़ लेती है और उसे वहां पर बैठा देती है और जल्दी से एक टॉवल लेकर उसके सर पोंछने लगती है। निष्ठा बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी। आयु उसको सर पोंछते हुए बोली, मैं यहां तुम्हें बताने आई थी कि मैं अभी घर के लिए निकल रही हूं। माँ ने बुलाया है, कुछ इम्पोर्टेंट काम है। लेकिन तुमने अपनी हालत देखी है, अपनी तबीयत खराब कर ली है तुमने। तुम्हें ऐसा छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। तो निष्ठा जब यह सुनती है तो उसके हाथ को पकड़ लेती है और अपना सर ऊपर उठाकर देखते हुए बोली, आयु डी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सर्दी हो गई है। तो आयु उसे घूरते हुए बोली, सर्दी हो गई है और उसमें तुमने अपना सर धो लिया, तुम्हें तो मार पड़नी चाहिए। तो निष्ठा अपना सर नीचे कर लेती है तो आयु गहरी सांस लेते हुए बोली, ठीक है तो मेडिसिन खाकर रेस्ट कर लेना, मैं चली जाऊंगी और कल शाम तक आ जाऊंगी। तो निष्ठा अपना सर हमें हिला देती है और वहां से कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। वहीं आयु फोन निकल के निहाल को फोन करती है। निहाल जो अभी वहीं पर ही बैठा हुआ था, जब उसे आयु का फोन आता है वह कॉल रिसीव करता है तो आयु दूसरी तरफ से बोली, सुन निहाल मैं जा रही हूँ, घर माँ ने कर भिजवाया है और मुझे बुलाया है। तो निहाल बस औक कहता है। आयु को वह थोड़ी परेशान लगता है तो आयु परेशानी भरी आवाज में बोला, तुझे क्या हुआ? तो वह बोला, कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं है। तो निहाल की बात सुनकर आयु चीरते हुए बोली, तुम लोगों का क्या चल रहा है यहाँ? निष्ठा उसके हालात बहुत खराब है, उसे सर्दी हो गई है और उसने सर भी धो लिया है और पता नहीं क्या हुआ है, आंखें भी सजी हुई है। वह तो कुछ मुझसे बता ही नहीं रही है। मैं भी रात को नहीं रहूंगी, उसकी तबीयत ना बिगड़ जाए। वह ये कह ही रहा था कि तभी निष्ठा की चीखने की आवाज आती है तो आयु झट से खड़ी होकर निष्ठा की तरफ देखते हुए बोली, निष्ठा क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? तो निष्ठा अपना सर हमें हिलाते हुए बोली, हाँ दी रेस्ट करूंगी, ठीक हो जाऊंगी। वही निहाल उसके बात सुनता है। आयु फिर फोन पर निहाल से बोली, ठीक है तो फोन रख, अपना ध्यान रख, मैं निकल रही हो। तो निहाल और कहकर कॉल कट कर देता है। वही आयु उससे अपना ध्यान रखने का कहकर मेडिसिन देकर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ तारा और प्रतीक एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। तारा ने प्रतीक को सब बारे में बता दिया था क्योंकि प्रतीक को पहले से ही सब कुछ पता था। प्रतीक जब ये सब बातें सुनता है तो गुस्से से बोलो, उसे मोना की इतनी हिम्मत, उसने निष्ठा दी को क्या सब कहा? और माँ वो ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, उन्होंने भाई के लिए मोना को पसंद किया और वह भी अभी से में। तो फिर वह तारा को देखते हुए उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, क्या दीदी सच में? निष्ठा दीदी मेरे भाई के पास नहीं रहेंगे, मैंने देखा है भाई उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर निष्ठा दी उन्हें अपने पास नहीं आने देंगे तो उसकी बात को बीच में रोकते हुए बोली, देखो प्रतीक मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मुझे मोना पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उसने ये सब जानबूझकर निष्ठा के मन में कहा क्योंकि उसे पता है कि निष्ठा कितनी भोली है और उसे सबसे ज्यादा इसी बात से फर्क पड़ता है। तभी पीछे से एक आवाज आई, किस बात से, किसे फर्क पड़ता है? तो वह दोनों पीछे देखने लगते हैं तो पीछे कृष खड़ा था जो तारा को ही थोड़े गुस्से वाले नजरों से देख रहा था। तारा उसे देखकर खड़ी हो जाती है, प्रतीक भी खड़ा हो जाता है। कृष्ण दोनों के पास आते हुए तारा को घूरते हुए बोला, तारा ये सब चल क्या रहा है? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो और किस बारे में बता रही हो? क्या हुआ? निष्ठा को किस बारे में तुमसे बातें कर रहे हो? तो उसके बाद सुनकर तारा वहां से जाते हुए बोले, कुछ नहीं। तो कृष्ण उसका हाथ पकड़ते भी बोल, तारा मुझे तुम बताओ कि क्या हुआ है? प्रतीक जब ये देखा है तो वहां से चला जाता है उसके जाने के बाद और अपना हाथ झटकते हुए बोली, तुम्हें कुछ पता है क्या चल रहा है? नहीं पता है ना? तो जब तक तुम्हें कुछ पता ना हो उससे बारे में मत पूछना मुझे। तो उसके बाद सुनकर कि गुस्से से बोला, मुझे बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? तो उसकी बात सुनकर तारा रोने लगी और उसे रोता हुआ देखकर कृष परेशान हो गए और उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? शांत हो जाओ, कहकर उसका सर सहलाने लगा और तारा बस रोए जा रही थी। कृष तारा को शांत करता है। उसे शांत करने के बाद तारा को चेहरे को अपनी दोनों हाथों में भरते हुए उसकी माथे को चूमते हुए बोला, क्या हुआ तारा बताओ? तो तारा उसे देखते हुए अपने आंसू पूछते हुए बोली, निहाल निष्ठा। तो कृष उसकी बात सुनकर बोला, क्या हुआ उन दोनों को?
तू तारा बोली आपको पता तो है ना कि निष्ठा निहाल को इग्नोर कर रही है तो निहाल इससे कितना परेशान है तो वह अपना सर हमें हिला देता है तो तारा उसे देखते फिर बोली ये सब मना की वजह से हुआ है पता है एंगेजमेंट वाले दिन जब से मोना आई थी तब से ही निहाल से चिपकी हुई थी और निहाल को निष्ठा से भी बात करने तो क्या उसे देखने भी नहीं दे रही थी जिसे निष्ठा तो हट हो रही थी वह अलग लेकिन एंगेजमेंट के टाइम में जब हम सब डांस के लिए चले गए थे तो उसने निष्ठा को बहुत सी बातें कहीं और उनमें से कुछ बातें भले ही प्रैक्टिकल हो लेकिन फिर भी उसने ये सब ऐसे बताया कि निष्ठा के मन में यह बात बस गई कि निहाल के लिए वह बिल्कुल भी कहीं से भी सही नहीं है और निहाल की मां ने खुद उसे निहाल के लिए चोसे किया है वह उसे अपने जेहन में रखने के लायक भी नहीं है जिस वजह से निष्ठा निहाल को अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही है और कहकर आज जो भी कुछ हुआ वह सब बता देती है। क्रिस जब तारा की सब बातें सुनता है और समझता है तो उसे भी मोना पर बहुत गुस्सा आता है उसे पता था कि निष्ठा कितनी मासूम है और वह जल्द ही बातों को दिल पर ले लेती है और इन सब से उसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है तो वो खड़ा होते हुए बोला तो मैं निहाल से बात करता हूँ नहीं तो निष्ठा को समझने की कोशिश करता हूँ। निष्ठा ऐसा कैसा कर सकती है और निहाल उसे तो गुस्से में कुछ भी समझ नहीं आता। तारा उसका हाथ पकड़ती फिर बोली निष्ठा ने मना किया है मुझे किसी से बताने से लेकिन फिर भी मैंने प्रतीक को बताया क्योंकि प्रतीक उन सब में मेरे साथ ही था और तुम्हें बता रही हूँ लेकिन तुम उन दोनों को कुछ मत बताओ। और मैं भी अभी निष्ठा को कुछ नहीं कहना चाहती और मैं तो चाहती हूँ कि भाभी इन सब से दूर रहे क्योंकि वह अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे यह अच्छा है उसका एग्जाम आ रहा और तुम्हें पता है कि उसके एग्जाम के मार्क बेसिस पर उसके स्कॉलरशिप भी डिपेंड करती है जिस वजह से उसे जैसे भी टॉप करना ही होगा और इन सब से वह काफी डिस्टर्ब होगी। तो क्रिस बैठते हुए बोला हम बात तो तुमने सही की है उसके करियर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है लेकिन तुम्हें नहीं पता निहाल को जो चीज चाहिए वह चीज चाहिए और निहाल अगर निष्ठा को पसंद करता है तो वह कैसे भी उसे अपना बनाकर ही रहेगा वह बहुत ज्यादा जिद्दी है पर उसे अपनी चीजों को अपने पास रखना बहुत अच्छे से पता है। तो उसके बाद सुनकर तारा परेशान होते हुए बोली क्या होगा इन दोनों का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ निहाल का गुस्सा शांत हो गया था और उसे धीरे धीरे अपने सब हरकत याद आ रही है जिससे उसे गुस्सा आ रहा था। वह खड़े होते हुए अपने सर पर अपना हाथ फेरते हुए अपने आप को ही डांटते हुए बोला तो ये कैसे कर सकता है तो कैसे उसकी सजा जबरदस्ती कर सकता है उसके बिना मर्जी से उसे किस करना यह क्या कर दिया तुमने। अच्छा हुआ उसने मुझे थप्पड़ मार दिया मैं इस चीज के ही लायक हूं। मैं उसे कभी भी हट नहीं कर सकता लेकिन आज मेरी वजह से बहू हट हुई है नहीं मैं कभी भी उसे हट नहीं करूंगा। कहकर वह सीधे कॉलेज से बाहर आ जाता है और अपने हॉस्टल में चला जाता है और फ्रेश होकर सीधे निष्ठा के हॉस्टल के खिड़की के रूम के बाहर खड़ा हो जाता है और पाइप के मदद से चढ़ने की कोशिश करता है। पहले एक दो बार तो वह गिर भी जाता है जिससे उसके हाथ में जिस जगह चोट लगी थी उसमें फिर से खून बहने लगता है लेकिन फिर भी पर जैसे तैसे करके निष्ठा के खिड़की के पास आ जाता है और वहां पर का सिस्टम तो उसे पता था कि ग्रिल को आसानी से आ जा सकता था जिस वजह से वो ग्रिल को निकाल देता है और अंदर चला जाता है और फिर से ग्रिल लगा देता है। वहीं निष्ठा जो सोई हुई थी उसे जब हलचल महसूस होती है तो उठ जाती है और जब अपने सामने ही निहाल को देखते हैं तो वह काफी ज्यादा डर जाती है। उसे निहाल की सब हरकतें याद आने लगती है उसे वह सब याद आते हैं उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे ही पता था कि उसे उस वक्त इतना ज्यादा डर लग रहा था और उसने डर से उसे थप्पड़ भी मार दिया था। वो निहाल को देखते हुए डर से कंपने लगी और पीछे घुसने लगी। निहाल जब इसे देखा है उसे अपने आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला निष्ठा डरो मत मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। निष्ठा का वह अपनी आंख बंद कर लेती है और चद्दर को अपने मुट्ठी में भर लेती है। उसे इतना ज्यादा डरते हुए और घबराते हुए देखा निहाल झट से उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके माथे को सहलाने लगता है। निष्ठा अभी भी डर रही थी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जो कुछ ही पल में ही बहने लगते हैं। निहाल उसके हाथों को कसकर पकड़ लेता है और जैसे ही उसके हाथ को पकड़ता है तभी उसे एहसास होता है कि निष्ठा को बहुत तेज बुखार है। जो फिर निष्ठा को अपने आप से दूर करके उसके माथे पर अपना हाथ रखते हुए बोला तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। तो निष्ठा उसे अपने आंसू भरी आंखों से देखती हूँ लेकिन कुछ नहीं कहती। निहाल उसे बेड पर अच्छे से लेटा देता है और उसके ऊपर एक और ब्लैंकेट जो आयु के बेड पर था उससे उसे कोबर क्रिकेट और देता है और उसके माथे को सहलाता है। फिर जल्दी से वहीं पर वाटर बोतल से पानी से एक दुपट्टे को भीगा देता है और उसे निष्ठा के सर पर पट्टी करने लगता है और उसी के साइड में ही बैठ जाता है। निष्ठा उसे देख रही थी उसकी आंखें अभी धुंधली धुंधली हो रही थी क्योंकि उसका सर बहुत ज्यादा दुख रहा था और
बुखार की वजह से वह पूरी तरह से तप रही थी। निहाल उसे देखते हुए परेशान भरी आवाज में बोला, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए था, नहीं या तो किसी और को बुला लेती। तुम्हें अपना थोड़ा भी ध्यान नहीं रखना आता। यहाँ पर आयु भी नहीं है तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत होती है, रात को तुम्हारी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती तो क्या करती? तुम बिल्कुल भी अपने बारे में नहीं सोचती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे क्या होता? तुम कहते कहते भी रुक जाता है। वहीं निष्ठा अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देखने लगती है। निहाल उसके आंसू पूछते हुए उसके माथे को चूमते हुए बोला, मुझे पता है तुम मुझे अपने आप से दूर करना चाहती हो, तो करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपने आप से कभी दूर नहीं करूंगा। तो निष्ठा अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। निष्ठा की आंखों से आंसू बह जाते हैं। निहाल उसके माथे पर फिर से पट्टी करते हुए बोला, हाँ जितना मुंह फेरना है फेर लो, लेकिन इतना याद रखना तुम मेरी हो और मुझे अपनी चीज को अपनी पास रखना अच्छे से आता है। निष्ठा कुछ नहीं कहती। निहाल वैसे ही उसके सर पर पट्टी करता है और निष्ठा बस कुछ ही पल में सो जाती है। और निहाल वैसे ही रात में कितने दर्द पाठक उसके सर पर पट्टी ही करते रहता है। कुछ देर में उसे जब महसूस होता है कि निष्ठा का बुखार उतर चुका है तो वह पट्टी रख देता है और उसके माथे को सहलाने लगता है। उसके सारे बाल नीचे झूल रहे थे क्योंकि उसने अपने बाल सूखने के लिए इसे कर दिए थे। निहाल उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसके सर को सहलाते हुए बोला, मुझे कुछ भी नहीं पता, किसी चीज से मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या सोच रही हो अभी मैं नहीं जानना चाहता। अभी बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे करीब रहो। पता नहीं कब कैसे क्या हुआ, बस मुझे तुमसे मोहब्बत है। ये मोहब्बत मेरे मरते दम तक रहेगी। तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कह लो, तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है। मुझे पता है तुम मानना नहीं चाहती, यह अलग बात है, लेकिन मैं मनवा कर ही रहूंगा, ये वादा है तुमसे। कहकर उसके माथे को चूम लेता है और वही उसके सर को सहलाते हुए बेड पर सर रख के सो जाता है। अभी सुबह जैसे ही निष्ठा की नींद खुलती है तो उसे अपने सर के पास किसी का एहसास होता है। वह अपना सर पलटकर देखती है तो उसे निहाल का मासूम चेहरा देखा है, जिसे देखकर अनजाने में उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी उसे सब कुछ याद आता है, जिससे वह झट से उठकर बैठ जाती है और अपने आसपास देखने लगती है। वो निहाल को देखते हैं तभी उसके नज़र निहाल के हाथों पर जाती है, जिस पर पट्टी जो आधी खुल चुकी थी और खून था जो बहकर सूख चुका था, जिसे देखकर निष्ठा थोड़ी परेशान हो जाती है। उससे याद आता है कि कैसे निहाल ने अपने हाथ में ही कांच को तोड़ दिया था, जिसे देखकर वह जल्दी से उठ जाती है। उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी वो उठकर जैसे तेज से फास्ट एड बॉक्स लाती है और वहीं पर बेड पर बैठ जाती है और निहाल के हाथों को अपने गोद में रखकर धीरे धीरे उसे पर से बैंडेज हटाने लगती है और फिर से बैंडेज करने लगती है, जिससे निहाल को अपने हाथों में हल्का दर्द महसूस होता है और वह कसमसाते हुए उठता है। और वह जैसे ही देखता है कि निष्ठा उसके हाथों में बैंडेज कर रही है तो वह जो कसमसा रहा था फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। उसे पता था कि अगर वह उठ जाएगा तो शायद निष्ठा डर जाएगी, हड़बड़ा जाएगी या फिर रुक जाएगी और सफाई देने की कोशिश करेंगे कि और वो निष्ठा को अपना केयर करते हुए फील करके सुकून महसूस करना चाहता था, जिस वजह से वह सोने की एक्टिंग करने लगा। वहीं निष्ठा धीरे धीरे उसके हाथों के खून को साफ कर देती है और फिर से बैंडेज लगा देती है और फिर से निहाल के हाथों को धीरे से लेकर बेड पर रख देती है और खुद जल्दी से उठकर नहाने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद निहाल उठ जाता है और वही बाथरूम की तरफ देखते हुए अपने हाथों को देखते हुए बोला, तुम जितना भी कोशिश कर लो मुझसे दूर नहीं जा सकती, तुम भी मुझसे प्यार करती हो, ये साफ साफ तुम्हारे अखिलेश दिखता है, तुम्हारे फिक्र में देखते हैं कब तक मुझसे दूर रहोगी मिस निष्ठा। ये कहकर आसपास देखा है, फिर वहां से निकल जाता है और चुपके छुपाते अपने हॉस्टल रूम में पहुंचता है और फ्रेश हो जाता है। उसकी बॉडी थोड़ी पेन कर रही थी क्योंकि उसने रात में ठीक से नहीं सोया था और थके होने की वजह से वह फ्रेश होकर वही सो जाता है और कॉलेज नहीं जाता। वहीं निष्ठा को भी अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और अभी कॉलेज में भी क्लासेस नहीं हो रही थी क्योंकि एग्जाम्स आ रहे थे, जिस वजह से वह पढ़ाई करने लगी। शाम को आयु भी आ जाती है और सब लोग पढ़ाई में बिजी हो जाते हैं। निहाल को भी ध्यान था कि निष्ठा के लिए उसका एग्जाम कितना इम्पोर्टेंट है, जिस वजह से वह भी निष्ठा को अभी परेशान न करने की सोचता है। और कृष्ण निहाल को जब नॉर्मल देखा है तो वह भी उसे कुछ नहीं कहता। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। निहाल इन दिनों में निष्ठा को सिर्फ दूर से ही देखा है, उसके करीब नहीं जाता, उसे परेशान नहीं करता। निष्ठा भी धीरे धीरे अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देने लगे क्योंकि उसे पता था कि उसकी पढ़ाई उसके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, जिस वजह से वह सब कुछ भूलकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी। और इसी के चलते ही उसके किसी भी दोस्त ने निष्ठा को किसी भी बारे में नहीं पूछा। सब लोग उसकी हेल्प कर रहे थे पढ़ाई में और उसकी मदद कर रहे थे
और इसी के चलते उन सब लोगों का इंटरनल भी खत्म हो गया। इंटरनल खत्म होने के बाद उन लोगों को हॉस्टल से और घर से ही पढ़ाई करनी थी। कुछ कुछ बच्चे अपने घर चले गए जो आसपास में रहते थे, और जो लोग दूर से आए हैं वह सब वहीं रहकर पढ़ाई करने लगते हैं। वही फॉरएवर भी वहीं पर थे, पढ़ाई कर रहे, और तारा, सिया, ऋषि, निष्ठा सब लोग हॉस्टल से ही पढ़ाई कर रहे। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे, सब लोग अपने पढ़ाई में बिजी हो गए थे। किसी को किसी से बात करने का टाइम तक नहीं मिल रहा था, क्योंकि क्लासेस की वजह से सब लोगों की एग्जाम्स काफ़ी डिफिकल्ट होने वाली थी। साल तो जैसे जैसे निकाल देते थे, लेकिन 6 महीने में जो ये सेमेस्टर होते थे ये उनके हालत ख़राब कर देते थे। वही धीरे धीरे दिन बीतने से उनके एग्जाम के डेट भी पास आ गए थे, और आज उन लोगों की एग्जाम थी। निष्ठा सुबह जल्दी से उठकर रेडी हो गई थी और भगवान का आशीर्वाद लेकर आयु को उठाकर जल्दी से कॉलेज के लिए निकल गई, क्योंकि आयु लोगों के एग्जाम्स दोपहर से शाम तक होनी थी और इन लोगों के एग्जाम सुबह से दोपहर तक। निष्ठा नीचे आ गई थी और नीचे खड़ी हो तारा और सिया का इंतजार कर रही थी। वह एक कोने में खड़ी थी कि तभी उसे कोई अपने करीब खींच लेता है, जिस निष्ठा एकदम से डर जाती है और सामने देखती है तो सामने निहाल खड़ा था। निष्ठा उसे देखकर उसे अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगे और अपनी नजरें को नीचे कर लेती है। निहाल उसके चेहरे को एकटक देखते हुए बोला, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूँ, तुम्हारे एग्जाम है और मुझे पता है ये तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और मेरे भी एग्जाम है, बस मैं यहाँ तुम्हें बेस्ट ऑफ लुक विश करने आया हूँ, कहकर उसके बैग में एक पेन रख देता है और साथ ही साथ उसके माथे को चूमते हुए वहां से गायब हो जाता है। निष्ठा को एहसास होता है कि निहाल नहीं है, तो वह अपना सर उठाकर आसपास दिखती है और उसने बैग से पेन को निकलती है और उसे अपने दोनों हाथों में भर लेती है और उसे देखने लगती है, जिसे देखकर उसके चेहरे में हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तभी सिया और तारा आ जाती है। वह सब लोग क्लासेस में चले जाते हैं और उनके एग्जाम्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही कुछ घंटे बाद एग्जाम खत्म होकर बाहर आते हैं तो सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। निष्ठा बिल्कुल नॉर्मल थी, तारा भी खुश थी, सिया का मुंह लटका हुआ था। वह उन दोनों को घूरते हुए बोली, तुम दोनों ने जरूर अच्छे से पढ़ाई की है और सब कुछ लिखा है, तुम लोग तो एक्स्ट्रा सीट पर एक्स्ट्रा सीट मांगे जा रहे थे, मेरा तो वही जितना पेपर दिया था वह खत्म नहीं हो रहा था, आखिर तुम दोनों कर क्या रही थी। तो वह दोनों सिया को एक नज़र देखते हुए बोले, हम बस जो पढ़कर आए थे वही एग्जाम आया था। सिया का चेहरा लड़का हुआ देखकर वह दोनों उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोल, टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक होगा। फिर वह सब हॉस्टल में चले जाते हैं। निष्ठा जैसे ही पहुंचती है, आयु बेड पर बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। वह झट से खड़ी होकर उसके पास जाते हुए उसके दोनों कंधे को पकड़ते हुए बोली, कैसा हुआ तुम्हारे एग्जाम। तो निष्ठा एक हल्की से मुस्कान उसे देते हुए बोली, बहुत अच्छा हुआ। तो आयु उसे गले लगाते हुए बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आई हूँ, खा लिया। मैंने खाना खा लिया है और मैं जा रही हूँ सबके पास, हम कुछ देर में एग्जाम देने के लिए जाएंगे। तो वह उसे बेस्ट ऑफ लक रहती है और आयु नीचे आ जाती है और अपने फॉलोअर्स के साथ एग्जाम देने के लिए चली जाती है। और ऐसे ही धीरे धीरे इन लोगों के एग्जाम्स भी खत्म हो जाते हैं। एग्जाम खत्म होते ही सब लोगों की एक हफ्ते की छुट्टी हो जाती है, सब लोग अपने घर चले जाते हैं। वही निष्ठा भी एक हफ्ते के लिए अपने अनाथ आश्रम गई थी। एक वही जगह थी जो उसके दिल के बहुत करीब थी। निहाल उन दिनों में अपने घर गया था। प्रतीक के भी एग्जाम खत्म हो गए थे, वह भी उनके साथ अपने घर गया था। वहां पर मोना आई हुई थी। वहां पर भी वह निहाल से हमेशा चिपकती रही थी और उसके साथ फोटोज क्लिक करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करते और स्टेटस पर रखती और निहाल को भी टैग करती, जिससे निहाल के दोस्त भी यह सब देख पा रहे थे। तारा और क्रिश को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और प्रतीक तो वहीं पर था, और प्रतीक नोटिस कर रहा था कि उसके माँ भी मोना को निहाल के साथ देखकर काफी खुश है और वो उसे निहाल एक साथ रहे, जिससे प्रतीक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और निहाल मोना के साथ रहता, लेकिन वह मोहन का साथ जितने देर रहता है उतनी देर ही चढ़ा हुआ और गुस्से में रहता। वहीं दोपहर में लंच में सब लोग एक साथ खाना खा रहे थे। वहीं निहाल को खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसे निष्ठा को 3 दिन से नहीं देखा, तो ना ही उसकी आवाज सुनी थी। उसका चेहरा देखकर कोई भी यह कह सकता था कि वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्रतीक भी यह नोटिस कर रहा था और शायद मोना भी, लेकिन वह बार बार उसे अपने हाथों से खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी और बार बार उससे बातें कर रही थी। और नम्रता जी भी मोना के साथ देते हुए उससे खाना खिलाने के लिए कह रही थी, जिसे प्रतीक बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपने खाने को बीच में छोड़ते हुए चला आता है उसे ऐसा करते हुए देखकर। नम्रता जी उसे डांटती है, लेकिन प्रतीक किसी का बात नहीं सुनता। वही सम्राट उसे समझाने के लिए कहकर उसके कमरे
में चले जाते हैं। प्रतीक बेड पर बैठा हुआ तो सम्राट उसके पास जाकर उसके सर को सहलाते हुए बोले, क्या हुआ बेटा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तो प्रतीक गुस्से से बोला, पापा आपने इस मोना को घर पर क्यों रखा है? मुझे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह हर वक्त भाई को परेशान करती रहती है। आप देख सकते हैं भाई कितने सदा परेशान है, वह कितने उदास है। वह हर वक्त भाई को इरिटेट करती थी जिससे भाई भी चिड़चिड़ा हो गए हैं। ये सब उनकी वजह से हुआ है, उनकी वजह से ही भाई इतने प्रॉब्लम में है। प्रतीक की बात सुनकर समर्थ जी उसे देखते हुए ना समझ से बोले, आखिर बात क्या है? तो प्रतीक अपने पापा को देखते हुए उन्हें बेड पर बैठता है और खुद नीचे बैठकर अपने पापा के पैरों पर अपना सर रखते हुए बोला, पता है पापा, निहाल भाई निष्ठा दीदी से बहुत प्यार करते हैं। तो सम्राट जी बोले, निष्ठा? तो प्रतीक उन्हें देखते हुए बोला, हाँ पापा, जिन्होंने टॉप किया था और वह सुमित भैया के सगाई में भी आई थी। तो सम्राट जी अपना सर हमें हिलाते हुए बोले, हाँ हाँ मुझे पता है, मैं जानती हूँ, उसे बहुत प्यारी बच्ची है। प्रॉब्लम क्या है? तो प्रतीक अपने पापा को देखते हुए सब बारे में बताता है कि कैसे मोना ने उसे इतना सब कुछ कहा जिससे निष्ठा को उसकी बात का इतना ज्यादा बुरा लगा और उसे उनकी बात ठीक भी लगी। क्यों? वह निहाल भाई के लायक नहीं है और ममा भी यही चाहती है और ममा ने ही मोना को निहाल भाई के लिए चूसे किया है और यहाँ बुलाया है, जिस वजह से निष्ठा दीदी निहाल भाई को मना कर दिया है। वह तो उनसे बात भी नहीं कर रही, नहीं उनकी कोई बात सुन रही है और इस निहाल भाई काफी ज्यादा परेशान है। सम्राट जी प्रतीक के सारे बात सुनते हैं और गहरी सांस लेते हुए उसको सर सहलाते हुए बोले कि उन दोनों की बात है, अगर उनके मोहब्बत में इतनी ताकत है तो कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता और सच्ची मोहब्बत में तो परीक्षाएं होती रहती है। तुम इन सब के बारे में मत सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बात रही माना की, मैं देखता हूँ उसका क्या इंतजाम किया जाए। तो प्रतीक अपने पापा को देखते हुए बोला, क्या सच में पापा आप कुछ कर सकते हैं? तो सम्राट जी अपने कॉलर को उठाते हुए बोले, तुम्हें मैं क्या लगता है तुम्हारे पापा ऐसे ही इतने अच्छे बिजनेसमैन बन गए? मुझे भी बहुत अच्छे से चलना आता है। तो प्रतीक अपने पापा को गले लगाते हुए बोला, यू आर द बेस्ट। वही रात का वक्त निहाल छत पर चांद को देखते हुए बैठा था। उसे वह चांद में बस निष्ठा का चेहरा ही दिख रहा था। वह अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोला, निष्ठा कब से तुम्हें देखने की आस है, मुझे तुम्हें देखना है। इतना तड़पा क्यों रही हो? मुझे तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, कहकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों के सामने निष्ठा ही चेहरा था। वह निष्ठा को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी आंखों के कोने में कब कुछ बूंद आंसू आ जाती है। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ महसूस होते हैं। वह डे से अपने आंख खोलता है तो उसे अपने सामने सम्राट जी देखते हैं। वह अपनी आंखों के आंसू पूछते हुए बोला, पापा यहाँ है, आप क्या कर रहे हैं? तो सम्राट जी उसे देखते हुए बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी रात में सर्दी हो जाएगी। तो निहाल अपने पापा को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं पापा, बस नींद नहीं आ रही थी। तो सम्राट जी उसके बगल में बैठे थे, बोले, नींद नहीं आ रही थी या किसी के बारे में सोच रहे थे? निहाल अपने पापा को एक नज़र देखते हुए बोला, आपको तो सब पता होगा, आखिर आपकी जासूस ने आपको सब बात ही दिया होगा। तो सम्राट जी गहरी सांस लेते हुए बोले, हाँ पता तो मुझे सब कुछ है, जो तुम्हें भी नहीं पता वह भी मुझे पता है। लेकिन तो निहाल अपने पापा को देखते हुए बोला, पापा आप कहना क्या चाहते हैं? तो सम्राट जी उसके सर से हिलाते हुए बोले, कुछ नहीं बेटा, बस अपने प्यार पर भरोसा रखो। ऐसे ही प्यार नहीं मिलता, प्यार मिलने में बहुत सी मुश्किल है आती है और मिलने के बाद भी उसे निभाने में जी जान लगानी पड़ती है। निहाल अपने पापा को देखते हुए बोला, पापा मैं अपनी जी जान लगाने को तैयार हूँ, बस वह मेरे पास एक बार आ जाए। वह तो मेरी बात ही नहीं सुनती, मैं क्या करूँ, कैसे समझाऊं उसे? सम्राट जी उसे देखते हुए बोले, शायद वह तुम्हारी वजह से तुमसे दूर जा रही है। तो सम्राट जी के बात सुनकर निहाल उन्हें देखते हुए बोला, मेरी वजह से मुझसे दूर जा रही है? उसे क्यों ऐसा लगता है कि वह अगर मेरी जिंदगी से चली जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? वह मेरी जिंदगी है, मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगा, उसे कैसे मैं ये समझाऊं? सम्राट जी मुस्कुराते हुए उसे देखते हुए बोले, तुम इतनी जल्दी कैसे हार मान सकते हो? तो मेरे बेटे हो, मैं अब तक किसी चीज पर कभी हार नहीं माना। मैं भी यह चाहूंगा कि तुम कभी भी किसी चीज में हार ना मानो। और जब बात तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे प्यार की हो और तुम तो मेरे स्ट्रांग बेटे ही ऐसे देवदास बनकर क्यों बैठे हो? जाओ अपने प्यार को जीत कर आओ। निहाल रात में वहीं छत पर ही सो गया था। अगले सुबह उठकर वह अपने कमरे में चला जाता है और नहा धोकर फ्रेश होकर आईने के सामने खड़ा था और अपने बल बना रहा था कि तभी उसे मिरर में निष्ठा की एक दिखने लगा, जिससे वह पीछे पलटकर आसपास देखने लगा। वहां पर कोई नहीं था। ऐसा उसके साथ 2-3 बार हुआ, जिससे वह चढ़ गया और अपने सर पर हाथ फेरते हुए बोला, निहाली क्या हो गया है? तू तो निष्ठा के प्यार में पागल हो गया है, शायद हर वक्त तुझे वही दिख रही है।
तुमसे दूरी और बर्दाश्त नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, बस तुम मेरी हो, पर इस बार तो मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा, कहकर वह कमरे से बाहर निकल जाता है। वह सीढ़ी से उतर कर नीचे आ जाता है कि मोना जो वहीं पर अभी अभी आई थी वह जड़ से जाकर निहाल का हाथ पकड़ते हुए बोली, निहाल चलो ना, हम शॉपिंग पर जाते हैं। निहाल जब ये देखा है तो वह अपना हाथ को छुड़ा लेता है और उसे देखते हुए बोला, नहीं मुझे कुछ काम है। तो होना फिर से उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, प्लीज चलो ना, तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मानोगे। निहाल उसे फिर से अपना हाथ छुड़ाने हुए बोला, नहीं मुझे सच में कुछ काम है, कहकर वह बाहर चला जाता है। मोना को बहुत ज्यादा बुरा लगता है लेकिन वह कुछ भी नहीं कहती और वहां से चली जाती है। वही यह सब प्रतीक ने देखा था और उसके चेहरे पर तो बहुत बड़ी मुस्कान थी। वही निहाल वहां से अपने को स्कूल के फ्रेंड्स के घर जाता है और उनसे मिलता है और कहीं जगह घूमता है और उसके बाकी के कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। उसने मोना को पूरी तरह इग्नोर कर दिया था, उसे मोना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, बस एक दो बार घर वालों के सामने उसे अच्छे से बात कर लिया करता था क्योंकि आखिर वह थी उसकी दोस्त, लेकिन उसका हर वक्त निहाल से चिपकना उसे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था बल्कि उसे अनकंफर्टेबल कर रहा था। और जब से उसे पता चला कि मोना की हरकत की वजह से तारा और प्रतीक उसके बारे में क्या सोच रहे थे और शायद निष्ठा भी, तो उसे उससे चिढ़ाने हो रही थी, लेकिन वह बस कुछ उसे कह ही नहीं पा रहा था क्योंकि वह अपने मॉम या डैड किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था। वही एक हफ्ता बीत जाता है जिसके बाद निहाल अपने माँ पापा और प्रतीक से मिलकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। वही मोना भी अपना घर वापस चली गई थी। निहाल को पता था कि आज उसके फॉरएवर सब हॉस्टल वापस आ रहे हैं और उसने डिसाइड कर लिया था कि वह आज निष्ठा को अपने दिल की बात कर ही कहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस वजह से वह सबसे पहले हॉस्टल पहुंच जाता है और उसने सब इंतजाम कर लिया था। उसने पूरे हॉस्टल और आसपास के एरिया को, कॉलेज के ग्राउंड को, सब जगह को सजा लिया था। सब जगह गुलाब पेटल्स और गुलाब फूलों से डेकोरेशन हुई, व्हाइट रेड पिंक रोजेस डेकोरेशन की गई थी और सामने एक लंबा रास्ता हुआ था जिस पर गुलाब के पेटल्स पड़े हुए थे जो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। हर कोई जो हॉस्टल आज वापस आ रही थी तब उन चीजों को देख रहे थे और जो आ गए थे वह भी सब एक्साइटेडली देख रहे थे यहाँ होने क्या वाला है, लेकिन निहाल को वहां पर देखकर किसी को भी उससे पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फनी स्टार भी आज सुबह हॉस्टल के लिए निकल गई थी और उसके साथ ही सब लोग भी आ गए थे। सब लोग एक एक करके हॉस्टल में पहुंचते हैं और निहाल और उसकी हरकतों को देखने लगते हैं। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि निहाल ये कर क्या रहा है। उसने कुछ आदमियों को भी खड़ा कर रखा है कि कोई उससे फ्लावर्स क्या किसी चीज को खराब करने की कोशिश ना करे। वो जाकर गेट पर खड़ा हो जाता है, तभी कुछ देर में एक ऑटो रिक्शा से निष्ठा बाहर आती है। उसने एक ब्लैक कलर की फुल अनारकली सूट पहनी थी, वह काफी खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने बाल को खोला हुआ था, उसमें हल्की सी क्लस्टर लगी हुई थी, कानों में झुमके, नाक में नोज रिंग, आंखों में हल्का काजल, बुक बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। का साइड से अपना बैग निकलती है और उतरती है और जैसे ही सामने गेट को देखते हैं और सारे सजावट को देखते हैं तो वह हैरान हो जाती है। वहीं उसे सामने निहाल मिल जाता है जिसे देखकर उसकी नज़र एक पल उसके चेहरे पर ही अटक जाती है। उसने कितने दिनों से निहाल को नहीं देखा, उसने हर वक्त बस निहाल को ही मिस किया था और आज उसे अपने सामने देखकर वह तो एक पल के लिए उसमें खो ही गई थी। तभी उसके कंधे पर आयु हाथ रखता है जिससे उसको होश आता है। आयु भी वहां चल गई थी। निष्ठा उसे एक नज़र देखी है। वही सब लोग भी आ गए थे। निष्ठा नज़र उठाकर सबको देखती है, सब लोग भी उसे देख रहे थे। वही निष्ठा भी सब लोगों की फ्लावर्स पटेल से बने रास्ते के साइड से ही जा रही थी कि निहाल एकदम से उसके सामने आ जाता है और उसका हाथ को पकड़ लेता है। निष्ठा कुछ समझ नहीं पा रही थी। निहाल उसके हाथ को थमते हुए उसे फ्लावर्स से बने रास्ते के सामने खड़ा कर देता है और खुद उसका हाथ को थमते हुए उसे उसी रास्ते से ले जा रहा था। उसी के साथ ही उसके ऊपर फ्लावर्स पड़ रहे थे। निष्ठा तो शॉक में थी और सब चीजों को देख रही थी। वहीं निष्ठा के साथ साथ वहां पर खड़े सब लोग भी थोड़े हैरान थे। निहाल उसे अपने साथ पूरे कॉलेज के अंदर तक ले जाता है। कॉलेज के ग्राउंड में निहाल ने बड़े बड़े अक्षर में आई लव यू लिखे हुए थे और उसके ऊपर उसने एक स्क्रीन जैसा डाला हुआ था। निष्ठा को आकर वह वहीं पर खड़ा कर देता है। निष्ठा सब चीजों को देख रही थी। वहीं निष्ठा के सब दोस्त और निहाल के दोस्त वहीं पर ही खड़े थे। निहाल जाकर उस स्क्रीन को हटा देता है जिसके बाद वहां पर लिखा हुआ सबको दिखाई देता है जहां पर आई लव यू लिखा हुआ था। निष्ठा उसे देखकर देखते ही रह जाती है, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वहीं निहाल अपने हाथों में पूरे 100 एसेस का एक बुके लेकर उसके सामने घुटनों के बल बैठते हुए उसे देखते हुए बोला, आई लव यू निष्ठा, विल यू बी माइंड फॉरएवर।
निष्ठा उसके बात सुनकर उसे चीज का कोई भी जवाब नहीं देती। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जो बहन लगते हैं। वह अपने कदम पीछे कर लेती है। निहाल उसे देख रहा था लेकिन अभी उसके चेहरे पर मुस्कान कांस्टेंट थी। तभी आयु आगे आते हुई निहाल को देखती हुई बोलो, निहाल तू ये क्या कर रहा है? तो निष्ठा को पसंद करता है? यह कोई प्रैंक है तेरा? तो निहाल खड़े होते हुए उससे पहले आयु को देखते हुए फिर निष्ठा को चेहरे को देखते हुए बोला, तुझे लगता है कि मैं इस चीज के बारे में मजाक करूंगा? अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो उसके चेहरे को तो देख ले। निथा वही अपना सर नीचे किए हुए थे और उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। तारा उसको कंधे से पकड़कर शांत करवा रही थी। निष्ठा बिल्कुल शांति, उसने कोई भी जवाब नहीं दिया था। तभी उसे से रोते देखकर कृष आगे आते हुए निहार को देखते हुए बोला, निहाल तो यह क्या कर रहे? देख वो कैसे रो रही है, ऐसा क्यों कर रहा है? तो निहाल उसे देखते हुए फिर निष्ठा को एक नज़र देखते हुए बोला, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं उससे प्यार करता हूँ और उसे यही बता रहा हूँ। और मुझे पता है ये भी मुझसे प्यार करती है। यह नहीं मानती है यह अलग बात है, लेकिन शी इज ओनली माइन। उसके बात सुनकर ऋषि भी आगे आते हुए उसे समझाने फिर बोला, तो यह क्या कह रहा है? तो निहाल उसे अपना हाथ दिखाते हुए रोकते हुए बोला, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता, बस मुझे इससे बेइंतहा मोहब्बत है और हमेशा रहेगा। फिर वह अपने चारों तरफ नजर फेरता है जहां पर बहुत से स्टूडेंट्स से। वह सब स्टूडेंट्स को घूरते हुए बोला, सब लोग अपने कान खोलकर सुन लो, निष्ठा सिर्फ मेरी है। तो कोई भी उसे परेशानियां हट करने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम तो तुम्हें पता ही होगा। उसके बाद सुनकर आयु को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह निहाल के हाथों से वह रोज बुके के लेकर साइड में फेंकती हुई उसे देखते हुए बोला, तू अपनी हरकतें बंद कर। निहाल क्या कर रहा है? देख वह कैसे रो रही है। तो ऐसा क्यों कर रहा है? सब निहाल को समझाते हैं लेकिन निहाल किसी के बात नहीं सुन रहा था। वह सीधे निष्ठा के पास जाकर उसके हाथ को पकड़कर अपने सीने में रखते हुए दूसरे हाथ से उसके चेहरे को पकड़कर ऊपर उठाते हुए उसे देखते हुए बोला, कहो ना निष्ठा सबसे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं कि नहीं? इन सब को यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हें तो यकीन है ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं कि नहीं? अगर यकीन नहीं है तो मैं भी तुम्हें प्रूफ दिखाता हूं। तुम्हारे साथ सब लोगों को भी यकीन हो जाएगा कि मैं तुमसे सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूं। उसके बाद सुनकर निष्ठा एक पल के लिए उसकी आंखों में देखने लगती है। उसे डर लग रहा है तो उसे पता था कि निहाल उसे प्यार करता है और बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसे डर था कि निहाल अपने पागलपन में कुछ ऐसा वैसा ना कर दे। निहाल निजी हाल उसकी आंखों में अपने लिए अड़ा देख पा रहा तो निहाल मुस्कुराते हुए उसके आंसू को पूछ देता है और अपनी कदम पीछे ले लेता है और वहीं पर साइड में एक कांच का बोतल था जिसे वह तोड़ देता है, जिसके साथ ही वह टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। निहाल उसमें से एक टुकड़ा लेकर अपने हाथों के नस में रखते हुए बोला, तो बताओ मैं कैसे प्रूफ करूं? इससे प्रूफ करने से तुम सबको यकीन हो जाएगा। कहकर वह अपने सब दोस्तों को देखने लगा। उसकी हरकत से सब डर गए। सब उसे समझा रहे थे लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। उसे कांच के टुकड़े को अपने हाथ में रखकर अपने हाथ काटने ही वाला था कि तभी निष्ठा इसे देख रही थी। एकदम से उसे अपनी आंखों के सामने धुंधला धुंधला महसूस होता है। वह वहीं पर वह बेहोश हो जाती है। उसके धम से पड़ने की आवाज से सब लोग उसे देखने लगते हैं। निहाल जब ये देखा है तो पूछ कांच को पकड़कर जल्दी से उसके पास जाता है और उसको अपने बाहों में जल्दी से भर लेता है और उसके गाल को थपथपाते हुए बोला, उसकी निष्ठा उठो। निष्ठा बेहोश हो गई थी। निहाल जल्दी से उसे गोद में लिए हॉस्टल की ओर बढ़ जाती है और हॉस्टल में उसके रूम में ले जाकर निहाल उसे लेटा देता है। आयु जल्दी से उसके चेहरे पर पानी छिड़कने लगती है। वही तारा ने डॉक्टर को बुला लिया था। निष्ठा को कुछ देर में होश आ जाता है। निहाल वैसे उसके पास बैठा हुआ था, उसके चेहरे को सहलाते हुए उसे देखते फिर बोला, निष्ठा तुम ठीक हो ना? निष्ठा बस उसके चेहरे को देख रही थी और देख रही थी कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। उसकी नज़र उसके हाथ पर थी जहां पर हल्की सी खरोच की निशान है, क्योंकि उसके हाथ अच्छे से कटने से पहले ही निष्ठा बेहोश हो गई थी। वही डॉक्टर आ जाते हैं और निष्ठा को चेक करते हुए बोले, वह ठीक है, बस कमजोरी आ गई होगी जिस वजह से चक्कर आ गए होंगे। आप उन्हें रेस्ट करने दीजिए। पर इतने सारे लोग एक कमरे में नहीं रही है, उन्हें थोड़ा स्पेस दीजिएगा। कर डॉक्टर कहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर वहां से चले जाते हैं जिसके बाद सब लोग बाहर आ जाते हैं लेकिन आयु अंदर थी। निहाल उसके पास बैठा था। तभी निष्ठा उठने की कोशिश करती है तो निहाल निष्ठा को बेड पर टिका कर बैठा देता है। निष्ठा बैठकर सबको देखने लगती है। आयु उसे देखकर परेशान होते हुए बोली, निष्ठा तुम ठीक हो ना? निष्ठा उसे देखते हुए अपना सर हमें हिलाते हुए, ठीक हूँ, बस मुझे ट्रैवल से सिकनेस आ जाती है और मैंने खाया भी नहीं तो इस वजह से ही चक्कर आ गया था। उसकी बात सुनकर निहाल उसे देखकर डांटते हुए बोला, तुम इस लापरवाही कैसे कर सकती हो निष्ठा? तुमने सुबह से कुछ क्यों नहीं खाया? कहकर उसे देखने लगती है।
निष्ठा उसे कुछ नहीं कहा थी, अपना सर नीचे कर लेती है। निहाल उसे एक नज़र घूरता है और गुस्से से वहां से खड़ा हो जाता है और बाहर की ओर चला जाता है। उसके जाने के बाद आयु जाकर निष्ठा के पास बैठती है और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, निष्ठा तुम ठीक हो ना? तो वह अपना सर हम हिला देती है। आयु उसके गाल को सहलाते हुए बोली, तुम डर गई थी ना कि निहाल कुछ करना दे? तो निष्ठा फिर से अपना सर नीचे कर लेती है। तभी निहाल कमरे में अपने हाथों में प्लेट में खाना लिए इंटर करता है, जिसे देखकर दोनों की नजरें दरवाजे पर जाती है। आयु जाकर उसके हाथों से प्लेट लेकर उसे देखते हुए बोली, निहाल तुम जाओ यहाँ से, मैं निष्ठा को खाना खिला दूंगी। तो निहाल एक नज़र निष्ठा को घूरता है, फिर वहां से चला जाता है और नीचे आ जाता है। नीचे सब डेकोरेशन, फूल, सब जगह वैसे ही थी। वो अपनी खाली आंखों से सब चीजों को देख रहा था। उसके दिल में दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वह अपने चेहरे पर बयान नहीं होने दे रहा था। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। वह पीछे पलट कर देखता है तो वहां पर क्रिश है। क्रिश उसके दोनों कंधे को पकड़ते हुए थपथपाते हुए बोला, तू दिल छोटा मत कर, वो मान जाएगी। तो निहाल उसे देखने लगा तो क्रिश अपना सर हमें हिलाते हुए बोला, तुझे क्या लगा मुझे नहीं पता कि तो उसे कितना प्यार करता है? लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये तेरी और उसकी बात है, बस सब्र कर। निहाल उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला है, सब्र ही तो कर रहा हूं। फिर वह दोनों हॉस्टल में चले जाते हैं। निहाल अपने रूम में जाकर जल्दी से स्वर ले लेता है और आकर अपने बेड पर लेट जाते अपने आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करते ही उसे आज का सब मंजर सामने आ जाता है, कैसे निष्ठा का हाथ पकड़कर वह उसे ले आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू, उसकी आंखों में डर, सब चीजें उसे दिख रही थी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर सुकून आ जाता है। वह अपने सीने में रखा हुआ पिल्लों को कस पकड़ते हुए बोला, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, बस किसी चीज की वजह से तुम मेरे पास नहीं आना चाहती। जो भी रीजन हो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम बस मेरी हो और तुम मेरी होने से कोई भी नहीं रोक सकता, खुद तुम भी नहीं। देखते हूँ कल से कैसे तुम मुझसे दूर रहोगी। ऐसे ही आज का दिन निकल जाता है। निष्ठा अपने कमरे में रेस्ट करती है। आयु उसके पास थी। तारा से आकर उससे मिलकर जाते हैं। सब लोगों को उससे बातें करते हैं, लेकिन कोई भी निहाल के बारे में उससे कुछ नहीं पूछता। वही निष्ठा भी सबके साथ और नॉर्मल थी। ऐसे ही आज का दिन निकल जाता है। अगली सुबह आज सब लोग फिर से कॉलेज जाने के लिए तैयार। एग्जाम छुट्टियों के बाद में जोश और खुशी का साथ सब लोग कॉलेज जाने के लिए रेडी हो गए थे। वहीं कॉलेज के गेट के पास निहाल, यश, क्रिस और ऋषि खड़े हुए थे। यश कल से काफी ज्यादा शांत लग रहा था। अच्छे सब लोग नोटिस कर रहे थे। निहाल उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अरे भाई तू इतना शांत क्यों लग रहा है? तो यश उसके कंधे से हाथ हटाते हुए बोला, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। तो सब यूं से देखने लगे तो ये सब लोगों को घूरते हुए फिर निहाल घूरते में बोल, तूने इस वजह से निष्ठा को अपनी बहन नहीं बनाया था ना, क्योंकि उसे पसंद करता था? उसकी बात सुनकर निहाल उसे देखने लगा और अपनी भौं उठाते हुए बोला, इसमें तुझे क्या प्रॉब्लम है? तो यश उसे घूरते हुए बोला, मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस तू मुझे बताए कि यह बात है ना। तो वह अपना सर हमें हिलाते हुए बोला कि तभी मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफर्म नहीं था, लेकिन मुझे बस उसका भाई नहीं बनना था, और तुम सब तो इतने भाई हो ना। वो ये सब बात कर रहे थे कि तभी वह सब लड़कियां भी वहां पर आ जाती है। निष्ठा उन सब से पीछे अपने धीमे कदमों से आ रही थी। तभी निहाल की नजर उसे पर ही थी। निष्ठा ने अपने सर नीचे किए हुए था। उसने एक पिंक कलर की कुर्ती और व्हाइट कलर का प्लाजो पहना हुआ था और अपने बालों को गुथकर चोटी बनाई हुई थी, और उसके गोरे रंग पर वह काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। वह काफी प्यारी लग रही थी। निहाल तो उसे ही देखता रह जाता है। आयु और बाकी सब वहां पर आ जाते हैं और सब एक साथ कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। आयु निष्ठा को देख रही थी, फिर वह निहाल को देखते हुए बोली, निहाल। तो निहाल उसे देखने लगा। आयु उसे घूरते से बोली, तू निष्ठा को परेशान नहीं करेगा? तो निहाल उसकी बात सुनकर उसे देखकर मुस्कुराते फिर बोला, मैं उसे कहाँ परेशान कर रहा हूँ, बल्कि वह मुझे परेशान कर रही है, ऐसे तड़पा कर। उसके बात सुनकर निहाल को सब घूरने लगे। निहाल सबको इग्नोर करते हुए आगे जाते हुए बोला, चलो सब क्लास के लिए लेट हो रहा है, कहकर वह आगे चल जाता है। उसके पीछे सब जा रहे थे। आयु निष्ठा को देखते हुए, तुम जाओ अपनी क्लासेस अटेंड करो, किस चीज के बारे में मत सोचना। तो निष्ठा अपने सर हमें हिला देती है और तारा और सिया के साथ क्लासेस में चली जाती है। क्लासेस में और चारों तरफ यही बातें हो रही थी। निहाल ने निष्ठा को प्रपोज किया था और निष्ठा ने सब लोगों के सामने उसे मना कर दिया, क्योंकि उसने रोज एक्सेप्ट नहीं किया था, जिसका साफ साफ ना मतलब है कि उसने निहाल को रिजेक्ट किया था। इस बात से सब लोग निष्ठा को घूरे जा रहे थे, क्योंकि निहाल काफी ज्यादा पॉपुलर था और इतना स्मार्ट और अच्छा अमीर घर का लड़का को कोई भी लड़की मना नहीं कर सकती। सबको लग रहा था कि निष्ठा बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रही है, उसने निहाल को रिजेक्ट करके बहुत अच्छा काम किया है।
वही पूजा जो आज कॉलेज आई थी, उससे जब ये बात पता चलती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसने तो निष्ठा को सबक सिखाने का सोच भी लिया था, उससे पहले ही निष्ठा कभी भी पसंद नहीं थी। और जब उसने ये सुना कि निहाल ने निष्ठा को सबके सामने कॉलेज में प्रपोज किया है और उसके लिए इतना सारा इंतजाम किया था, जिसे सुनकर वह जल भून कर राग हुए जा रही थी। वही सब लोगों के क्लासेस कुछ देर में खत्म हो जाते हैं। अभी भी कुछ टीचर स्टूडेंट कॉलेज नहीं आए थे, जिस वजह से कम क्लासेस होते हैं। जिसके बाद निष्ठा लाइब्रेरी चली जाती है अपने कुछ बुक्स को लेने के लिए। निष्ठा जाकर कुछ बुक्स कलेक्ट करके वापस आ ही रही थी कि तभी उसे रास्ते में पूजा मिल जाती है। पूजा निष्ठा को ऊपर से नीचे देखते हुए, आज तो तुम काफी तैयार होकर आए हो, कल हमारे कॉलेज के सबसे पॉपुलर हैंडसम लड़के को रिजेक्ट करके आज स्टाइल मार रही हो उसे अपने पीछे घूमने के लिए। तो उसकी बात सुनकर निष्ठा उसे नासमझी से देखने लगी। तब उसके गाल को पूजा सहलाते हुए बोली, तो बेचारी निष्ठा तुम कितनी नासमझ हो, तुम्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतना भोलापन। फिर गुस्से से बोली, अपनी यह झूठी नौटंकी अपने पास रखो, तुम जैसे चालाक लड़की को मैं अच्छे से जानती हूँ। पहले लड़कों को अपने जाल में फंसती हो और उन्हें रिजेक्ट करने का नाटक करती हो, फिर उसे अपने पीछे घुमाती हो। तुम जैसी गिरी हुई लड़की और कर भी क्या सकती है। निष्ठा को उसके बाद सुनकर बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन फिर भी वह अपना सर नीचे किए हुए उसकी बातें सुन रही थी। तभी एक दूसरी लड़की जो पूजा की ही चमची थी, वो निष्ठा को घूरते हुए बोली, इस जैसी लड़की देखो ना कितनी संस्कारी बनती है, लेकिन लड़कों को रिझाने में सबसे आगे होती है। कहकर वह उसके बाल को पीछे करके उसका चेहरे को ऊपर उठकर उसे घूरते हुए बोली, इस मासूम चेहरे के पीछे कितने घटिया चेहरा छुपाकर घूर रही हो। तो निष्ठा उसके बात सुनकर कुछ भी नहीं खाती और वहां से साइड से निकालने के लिए जैसे ही कदम आगे बढ़ती है कि तभी एक और दूसरी लड़की उसके पैर पर अपना पर उलझा देती है, जिस निष्ठा आगे की तरह गिर जाती है और उसके सारे बुक्स भी वहीं पर फैल जाते हैं। वह अपनी बुक्स का समेटने लगती है कि उतने में वह सब वहां से हंसते हुए चले जाते हैं। निष्ठा जल्दी से अपने बुक्स को समेटे हुए बाहर आती है कि तभी उसके ऊपर अचानक से एक बाल्टी कचरे का गिरता है, जिसमें बहुत से स्नैक्स और चीजों के पैकेट से, जिससे निष्ठा के कपड़े पूरी तरह से खराब हो जाते हैं। वो सोकेड में वहीं पर खड़ी होती है कि तभी फिर से ऊपर से एक बाल्टी ठंडा पानी उसके ऊपर गिरता है, जिससे उसकी सांस ही रुक जाती है। तो कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रही थी, उसके हाथों में बुक सब चिसे से गिर गई थी, उसके साथ बॉडी पूरी तरह काम रही थी। वहीं आसपास भी सब लोग जमा हो गए थे और उसे ही देख रहे थे। वहीं निहाल जो अपने दोस्तों के साथ ही घूम रहा था और उसके दोस्तों से समझ रहे थे निष्ठा से दूर रहने के लिए, और वह उन सब के बातों को इग्नोर करते हुए आगे चल रहा था। जब वह देखता है कि इतने सारे भीड़ है तो वह उन सब को हटाते हुए जाकर आगे जाता है और आगे से सही निष्ठा को देखा है तो तेज कदमों से उसके पास जाता है। निष्ठा ठंड से कांप रही थी और भीगने की वजह से उसकी ड्रेस उसके बॉडी से चिपक गई थी, जो ट्रांसपेरेंट भी हो गई थी। इंस्टा की हालत ऐसी थी कि उसे इस चीज का होश भी नहीं था। वही निहाल निष्ठा की हालत और यह सब कचरा पानी सब जब देखा है तो उसके आंखों में एकदम से गुस्सा आ जाते हैं। वह झट से अपने डेनिम जैकेट को निकालकर निष्ठा के ऊपर डाल देता है और उसे देखते हुए उसके गाल को थपथपाते हुए बोला, निष्ठा तुम ठीक हो। वह जैसे निष्ठा को टच करता है, उसे निष्ठा को गाल काफी ज्यादा ठंडा लगता है, जिससे वह महसूस कर पा रहा था कि कितना ज्यादा ठंडा पानी था और साथ ही साथ उसमें से स्मेल भी आ रही थी, क्योंकि कचरा भी उसके ऊपर गिरा हुआ था जिसमें एगर और बाकी सब चीज थे। वहीं निष्ठा को भी बहुत उल्टी आ रही थी। मैं सब लोग उसे दूर खड़े थे क्योंकि काफी ज्यादा बदबू कर रहा था, लेकिन निहाल उसके करीब भी था। निष्ठा के सब दोस्त उसके पास आ जाते हैं, उन सब लोगों को भी काफी बदबू हो रही थी, लेकिन फिर मैं उन सबको निष्ठा की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। सब लोगों से परेशान भरी नजरों से देख रहे थे। निहाल उसे झट से अपने गोद में उठा लेता है और उसे सीधे अपने प्राइवेट रूम में ले जाता है, जो ट्रस्टीज का रूम था। वही उसके सब दोस्ती वहां पर चले जाते हैं। निहाल निष्ठा को सीधे बाथरूम के अंदर ले जाता है और वहीं पर खड़ा कर देता है। निष्ठा को बहुत ज्यादा उल्टी आ रही थी इतने गंदे स्मेल से, जिसे समझकर निहाल उसे बेसिन के पास ले जाता है। निष्ठा उल्टी करती है, निहाल उसके पीठ का सहलाता है, जिसके बाद वो निष्ठा को शवर के पास ले आता है और जल्दी से गीजर ऑन करता है, जिससे गर्म पानी फ्लावर से आने लगती। वो उसे खड़ा कर देता है और खुद उससे थोड़ा दूर होकर खड़ा हो जाता है और पीछे पलटते हुए बोला, यहाँ पर सब चीज से है, बॉडी वॉश ये शैम्पू यूज कर सकती हो, तुम्हारे कपड़े में मंगवा दूंगा। कहकर वह बाहर चला जाता है।
निष्ठा अपने आसपास को एक नज़र देखते हैं और वापस जाकर दरवाजा बंद करके जाकर नहाने लगती है। वहीं निहाल बाहर आ जाता है, उसके कपड़े भी थोड़े स्मेल कर रहे थे। वह सबको देखते हुए फिर आयु को देखते हुए बोला, आयु तुम निष्ठा के लिए कपड़े और उसकी जरूरत के सामान ले आओ, मैं नहाकर हॉस्टल से आता हूँ। कहकर हॉस्टल में चला जाता है और वहां पर जाकर फ्रेश होने लगता है। उससे भी बहुत ज्यादा गंदा स्मेल लाता है, लेकिन वह अपने आप को जैसे तैसे रोक लेता है। वही निष्ठा अच्छे से अपने आप को रगड़ के साफ कर रही थी, उसे बहुत ज्यादा स्मेल आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू रुक ही नहीं। उसने स्क्रबर से अपने बॉडी को अच्छे से तगड़ा था, जिस वजह से उसकी बॉडी पूरी तरह से लाल हो गई थी। अच्छे से शैम्पू भी कर लिया था। कुछ देर बाद वह अच्छे से टॉवल से अपने बाल को सूखती है। टॉवल पहने ही दरवाजा एक नज़र खोलती है तो आयु जो दरवाजे के पास ही खड़ी थी उसे देखते हुए बोली, यहाँ पर कोई नहीं है, सब बाहर है, तुम अंदर आ सकती हो। तो निष्ठा कमरे के अंदर आती है। निष्ठा को देखते हुए आयु बोली, मैं तुम्हारे लिए कपड़े ले आई थी, तुम इसे पहन लो। कहकर उसको कपड़े दे देती है। वह एक चूड़ीदार था जिसे निष्ठा जल्दी से पहन लेती है। आयु उसके सर को टॉवल से अच्छे से पोंछ लेती है। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके चेहरे और हाथ में जो लाल हो गए थे। आयु उसे देखते हैं, वह उसके हाथ को देखी थी, उसका गाल पर रख सकते हुए बोली, क्या हाल बना रखा है तुमने, देखना अपना हाथ को रगड़ रगड़ कर कितना लाल कर दिया है, इससे लापरवाही कैसे हो सकती हो तुम। तो निष्ठा अपना सर नीचे करते हुए बोली, बस मुझे गंदा स्मेल आ रहा था। तो आयु उसका सर सहलाते हुए बोली, तुम बहुत अच्छा फील कर रही हो अभी, क्योंकि तुमने शायद और निहाल के सब बोतल को खत्म कर दिया यूज करके। तो निष्ठा अपनी नज़र उठाकर उसे एक नज़र देखी और फिर से अपने नज़र नीचे कर लेती है। तो फिर निष्ठा को एकदम से छींक आ जाता है, जिस आयु से देखते हुए बोली, तुम्हें कितनी जल्दी सर्दी हो जाती है, रुको मैं तुम्हारे लिए नैपकिन लेकर आता हूँ। कहकर वह बाहर चली जाती है। उसके बाहर जाते ही निहाल कमरे के अंदर आ जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। निष्ठा सर उठाकर उसे देखते हैं कि उसे फिर से छींक आ जाती है। निहाल जल्दी से उसके पास आता है और उससे रुमाल देता है, जिस निष्ठा अभी चुपचाप ले लेती है, अपना चेहरा क्लीन कर लेती है। निहाल उसके पास बैठ जाता है और उसे एकदम से अपने सीने से लगा लेता है, जिस निष्ठा तो पहले हैरान हो जाती है और अपनी आंख बंद कर लेती है, क्योंकि उसे भी शायद इस सुकून की जरूरत थी जो उसे निहाल के बाहों में मिला था। वही निहाल उसे पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसका सर को सहलाते हुए बोला, निष्ठा तुम ठीक हो ना। निष्ठा कुछ नहीं कहती। नेहाल को धीरे धीरे निष्ठा का बॉडी टेम्परेचर हिट होता हुआ महसूस होता है, जिससे वह समझ जाता है कि निष्ठा को बुखार आ रहा है। वो निष्ठा को अपने आप से दूर करते हुए उसके चेहरे को देखने लगता है और उसके बाल को कान के पीछे करते हुए परेशान होते हुए बोला, तुम्हें फिर से बुखार आ रहा है। कहकर उसके गाल पर हाथ रखना लगता है। निष्ठा कुछ नहीं कहती, बस उसके चेहरे को देख रही थी। निहाल उसके बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा। तब फिर दरवाजे पर आयु नोक करती है, लेकिन निहाल उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। वह निष्ठा को जल्दी से अपने गोद में उठा लेता। निष्ठा उससे कुछ कह पाती कि उससे पहले वो उसे बेड पर ले जाता है और मेडिसिन देते हुए बोलता है कि इसे जल्दी से खा लो। निष्ठा दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए थी। मैं आवाज में बोली, आयु दी। तो निहाल उसे घूरते भी बोला, आयु दी से बाद में मिल लेना, पहले मेडिसिन खाओ, मैं तुम्हें उससे अलग नहीं कर रहा हूँ। कहकर उसे मेडिसिन खिला देता है। निष्ठा भी चुपचाप पानी पी लेती है। निहाल उसके सर सहलाते हुए बोला, यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करो, उठकर कहीं मत जाना। निष्ठा ने अपने सर नीचे कर दिए थे। निहाल वहां से उठाते हुए उसे देखते हुए बोला, जितना भी मुझसे दूर रहने की कोशिश कर लो, तुम कभी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी, और शायद भगवान भी यही चाहते हैं, जिस वजह से तुम्हें हर वक्त मेरे करीब ही लेकर आता है। तो निष्ठा उसे एक नज़र देखी है, लेकिन कुछ नहीं रहती। निहाल उसे देखते हुए जाकर दरवाजा खोल देता है। वही आयु निहाल को घूरते हुए बोली, तो क्या कर रहा था, तुझे किसने कहा था दरवाजा अंदर से बंद करने को। तो निहाल उसे देखकर बेपरवाही से बोल, तो क्या हुआ, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़े टाइम अकेले स्पेंड करने नहीं देगा। तो आयु और निष्ठा उसकी यह बात सुनकर उसे घूरने लगे। आयु अंदर आते हुए उसे घूरते हुए बोला, वह तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो आयु की बात सुनकर निहाल मुस्कुराते हुए बोला, गर्लफ्रेंड तो वह मेरी ही, उसकी मर्जी हो या ना हो, वो तो मेरी ही गर्लफ्रेंड बनेगी। आयु उसे घूरने लगा। वो जाकर निष्ठा के सर पर हाथ रख सकते हुए उसे चेक करते हुए बोली, तुम्हें बुखार आया है। तनीषा अपना सर मासूमियत से हमें हिला देती है। तो आयु उसका सर सहलाते हुए बोला, ठीक है, तुम यहाँ पर रेस्ट कर लो।
ये कहकर उसे सुला देती है और उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देती है और निहाल जब ये देखा है तो उसे अच्छा नहीं लगता। वह खुद जाकर फिर से निष्ठा के ऊपर ब्लैंकेट डालकर उसके सर को सहलाकर उसके माथे को चूमते हुए बोला, तुम यहाँ पर रेस्ट करो। तो निहाल की हरकत से निष्ठा उसे अजीब नजरों से देखने लगी। वही आयु भी उसे घूरते भी बोली, क्या हरकत कर रहे हो तुम। तो निहाल उसे घूरते हुए बोला, यह मेरी गर्लफ्रेंड है ना, तो तुम इसकी इतनी केयर क्यों कर रही हो। तो आयु उसका सर पे चपत मारते हुए बोलो, तुम अपना मुंह बंद रखो। तो निहाल उसे घूरते हुए वहां से बाहर आ जाता है। आए हुए बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही निहाल का चेहरा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसे सब लोगों देख रहे थे। वह गुस्से से सब लोगों को देखते हुए बोला, ये किसने किया था। तो ऋषि उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तो अपना गुस्सा शांत कर। निहाल उसकी बात सुनकर निहाल उसके हाथ को कंधे से हटाते हुए उसे देखते हुए बोला, कैसे मैं अपने गुस्से को शांत करूं। किसने निष्ठा के साथ यह हरकत करने की सोची। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वह मेरी निष्ठा के साथ ऐसी हरकत कर सके। तो उसकी बात सुनकर निहाल को देखते हुए क्रश बोला, पूजा और उसके दो चमचियों ने। उनकी बात सुनकर निहाल गुस्से सर सबको देखते हुए बोला, क्या उसकी इतनी हिम्मत की उसने। कहकर गुस्से से जा ही रहा था कि कृष उसके हाथ पकड़ते हुए बोला, तू भी शांत हो जा, तू अपने गुस्से को शांत कर और निष्ठा के पास अंदर बैठ। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे शायद किसी चीज की जरूरत होगी, तो उसका ध्यान रख। बाकी सब चीजों के बारे में बाद में देखेंगे। तो निहाल उसकी बात सुनकर अंदर चला जाता। क्यों उसके जाने के बाद आयु उसे घूरते हुए बोला, तू उसे अंदर क्यों भेज दिया, मुझे नहीं पता वह पागल हो गया है। तो कृष उसे देखते हुए बोला, अरे तू देख रहा था ना वह कितना गुस्सा में है। अगर वह जाएगा तो पूजा के साथ पता नहीं क्या करेगा। इस वक्त उस निष्ठा के पास ही रहने दे, जिससे वह थोड़ा शांत रहेगा। और वैसे भी पूजा का तो बैंड बजाना ही है, आज बजे कल बजे बैंड बजेगा। तो तारा गुस्से से बोली, उसे पूजा की तो मैं मार मार कर कस्म बना दूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई निष्ठा के साथ ऐसी घटिया हरकत करने की भी। सब लोगों को पूजा पर गुस्सा आ रहा था। वह सब लोग वहां से कुछ देर में ही बाहर आ जाते हैं और कॉलेज के गार्डन में ही बैठ जाते हैं। वही अंदर निष्ठा सोई हुई थी। उसका सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। वह बार बार अपना हाथ सर पर ले जा रही थी, जो निहाल भी नोटिस कर पा रहा था कि उसे सर में दर्द हो रहा है, जिस वजह से वह उसके करीब जाकर बैठ जाता है और अपने हाथ में बाम लेकर उसके सर में हल्के हल्के मसाज करने लगता है। जिस निष्ठा जो नींद में बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, धीरे धीरे शांत होने लगती है। कुछ देर में ही उसका सर दर्द शायद ठीक हो जाता है उसे निहाल के मसाज करने से, जिस वजह से वह नॉर्मली सो जाती है। निहाल वही उसका सिरहाने बैठे उसके चेहरे को एकटक देखे जा रहा था। वो निष्ठा के चेहरे को देख रहा था और उसके सर को सहलाते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो निष्ठा, जिसकी वजह से तुम इतनी परेशानी में हो उसे तो मैं इतनी आसानी से रहने नहीं दूंगा। तुम्हें मैं कभी किसी परेशानी में नहीं रहने दूंगा, तुम हमेशा ही खुश रहोगी, सबसे इसकी जिम्मेदारी मेरी है। कहकर वैसे ही उसके सिरहाने बैठकर वैसे ही अपना सर बेड के हेड बोर्ड पर टिका लेता है और उसकी भी आंख लग जाती है। कहीं करीब 1 या 1.5 घंटे बाद निष्ठा की आंख खुलती है। उसे महसूस होता है कि उसने किसी को शायद पकड़ा हुआ है। जब वह देखी है कि उसने निहाल के कमर को कसकर पकड़कर उसमें अपना सर छुपाई सोई हुई थी, उसे अपना सर पर निहाल का हाथ महसूस होता है, जिससे वह अपना आंख धीरे से खोलकर ऊपर उठकर देखी है। निहालों से ही एक टक देख रहा था और उसके सर को सहला रहा था। जब निहाल देखा है कि निष्ठा उठ गई है तो उसके चेहरे को ही देखने लगता है। वही निष्ठा निहाल को इतना सब देखकर जड़ से अपने आंखें बंद कर लेती है। उसकी हरकत से निहाल के फेस में स्माइल आ जाता है। उसके गाल को सहलाते हुए बोला, तुम उठ गई हो, मुझे पता है, उठो। तो निष्ठा धीरे धीरे उठ जाती है और वहां पर बैठ जाती है, अपना सर नीचे कर लेती है। निहाल उसके चिन को पकड़े ऊपर करते हुए बोला, तो ठीक हो ना अभी। तो निष्ठा अपने सर नीचे कर अपना सर हाँ महिला देती है। निहाल उसके चेहरे को पकड़कर वैसे ही उसके चेहरे की ओर अपना चेहरा ले जा रहा था, जिसे महसूस कर निष्ठा ने बेडशीट को कसकर पकड़ लिया था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद निहाल उसे किस करने के लिए आ रहा था। निहाल उसके होठों के करीब आता है और उसके होठों से बस कुछ दूर ही रुक जाता है और उसके चेहरे को देखने लगता है, जिस पर डर साफ साफ दिख रहा था, जिसे देखकर वह ऊपर उठकर उसके माथे को चूमते हुए बोला, डरो मत, तुम्हारी तबीयत ठीक लग रही है ना अभी, या अभी भी सर्दी जुकाम है या बुखार उतर गया है ना। कहकर उसके माथे पर हाथ रख लेता है। उसके सर पर हाथ रखकर चेक करता है, उसका बुखार उतर गया था। तभी निष्ठा अपने से नीचे करके बोली, जी मैं ठीक हूं। निहाल उसकी आवाज से इतना जान पा रहा था उसकी सर्दी अभी भी
फिर उसे करते हुए बोला, कैसे कैसे कह सकती हो कि तुम ठीक हो, देखो तुम्हारा गला कितना खराब हो गया है, तुम चलो अभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं। कहेजकर उसके हाथ को पकड़कर उठाने की कोशिश करने लगा तो निष्ठा उसको देखने लगी। निहाल जब देखा है कि निष्ठा नहीं होती तो वह उसे घूमने लगता है। निष्ठा अपना सर नीचे करके बोली, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मैं ठीक हूँ, मेडिसिन खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तो निहाल उसके बात सुनकर उसे देखते हुए उसके पैर के पास बैठ जाता है तो निष्ठा अपने पैर ऊपर कर लेती है। निहाल उसके घुटनों पर अपना हाथ रखकर उसे कर देखते हुए बोला, सच में तुम हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती? अगर रात में तुम्हारी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई तो निष्ठा कुछ नहीं कहती। उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था अंदर ही अंदर की निहाल उसके इतनी फिक्र कर रहा है, लेकिन वह चाहकर भी इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखा पा रही थी। लेकिन निष्ठा की दिल की बात शायद निहाल उसकी आंखों से पढ़ पा रहा था। वह मुस्कुराते हुए उठकर उसका सर सहलाते फिर बोला, ठीक है, तुम जाकर रेस्ट करो, तुम्हारे लिए मेडिसिन में आयु के हाथ में भिजवा दूंगा। तो निष्ठा कुछ नहीं कहती और बाहर आ जाती है और बाहर निहाल उसके पीछे पीछे आ जाता है। निष्ठा वहां से अपने हॉस्टल के लिए निकल जाती है। निहाल भी अपने हॉस्टल में चला जाता है। निहाल अपने हॉस्टल जाकर सीधे अपने माँ को कॉल करता है। उसकी माँ जो मीटिंग में थी वह मीटिंग को बीच में रोकते हुए निहाल का कॉल अटेंड करके दूसरी तरफ जाकर उससे बात करते हुए बोले, हेलो बेटा, क्या हुआ? तो उनकी बात सुनकर निहाल जल्दी से अपनी माँ को बोला, माँ आप बताएं ना, अगर सर्दी हो या गला खराब हो तो हम क्या कर सकते हैं? आप मुझे बचपन में देती थी ना कोई काढ़ा बनाकर, मुझे बताए, मुझे बनाना है। तो नम्रता जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा बनती थी, तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन तुम आज किसके लिए बना रही हो? तो निहाल जल्दी से बोलो, ममा निष्ठा के लिए, उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब बताए ना कैसे बनाना, हमें बना लूंगा। तो नम्रता जी उसकी बात सुनकर एक पल के लिए सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उन्होंने निहाल को आयु और उसके दोस्तों के सिवाय किसी कितने फिक्र करते हुए नहीं देखा और उन्होंने भी नोटिस किया है कि वह मोना के भी फिक्र नहीं करता। लेकिन निहाल के बार बार पूछने पर वह उसे बता देती है कैसे क्या बनाना है, जिसके बाद निहाल थैंक यू कहकर कॉल कट कर देता है और नम्रता जी भी अपनी मीटिंग में चली जाती है। निहाल जल्दी से अपने हॉस्टल के किचन में जाता है और खुद अपने हाथों से उसके लिए काढ़ा बनाने लगता है। वहां पर जो भी सब रसोई में काम कर रहे थे वह सब साइड में खड़े हो जाते हैं। निहाल सबको पूछता है कि कौन सी चीज कहाँ रखी है और सब उसे बताते हैं और वह जैसे तैसे काढ़ा बनता है। उसमें उसने अपने हाथ को भी जला दिया था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके उसने काढ़ा बना लिया और एक बोतल में लेकर जल्दी से निष्ठा के हॉस्टल की ओर चला गया। और वेडर्न जो वहां पर बैठी थी उसे सीधी इग्नोर करके अंदर चला गया और निष्ठा और आयु के कमरे के बाहर पहुंच गया और दरवाजा नॉक करने लगा। वहीं निष्ठा कपड़े बदलकर फ्रेश होकर जाकर बेड पर बैठी हुई थी और उसके साथ आयु भी उसके करीब बैठकर उससे बात कर रही थी कि तभी दरवाजा नॉक होने पर वह दोनों ही दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। आयु चिल्ती में जाकर दरवाजा खुलता है तो उसे सामने निहाल लिख देता है, तो उसे देखकर उसे कुछ पूछता कि निहाल सीधे अंदर आते हुए निष्ठा के साइड में ही टेबल जिस पर आयु बैठी थी वहां पर बैठकर निष्ठा को देखते हुए बोली, तुम ठीक हो ना? तो निष्ठा उसे ना समझी से देखने लगी, क्योंकि उसने अभी ही उसे छोड़ा था हॉस्टल के बाहर। वो क्या कहे कुछ समझ नहीं पा रही थी कि तभी आयु जाकर निहाल को घूरते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें अंदर आने किसने दिया? तो निहाल उसे घूरते हुए बोला, मुझे रोकने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। फिर उसे ऑर्डर देते हुए बोला, जाओ एक गिलास लेकर आओ। तो आयु से घूरते भी बोली, क्यों चाहिए तुम्हें गिलास? तो निहाल उसे घूरते हुए बोला, मुझे इस दारू पिलाना है जिससे इसकी सर्दी गायब हो जाए, इसका गला भी ठीक नहीं है। तो उसकी बात सुनकर आयु चिल्लाते फिर बोली, निहाल। तो निहाल उसे घूरते हुए बोला, तुझे मैं जितना कहा उतना कर, जाकर लेकर आ। तो क्यों उसे एक नज़र देखते जाकर गिलास लाकर उसे दे देती है। तो निहाल जल्दी स्टील बोतल से उसका के गिलास में काढ़ा को डाल देता है। इसकी स्मेल से ही पता चल रहा था कि वह काफी स्ट्रांग काढ़ा है, जिसे वह दोनों ही समझ गए थे। वो निष्ठा के पास ले जाकर उसके चेहरे के आगे ग्लास रखते हुए बोल, जल्दी से पियो। तो निष्ठा एक नज़र आयु को देखते फिर उसे गिलास को देखते हैं, फिर निहाल को देखते उसे वह पीना नहीं था, क्योंकि वह दिखने में ही कड़वा लग रहा था। उसे देखकर फिर सपना सर नीचे कर लेती है, पर अपना सर ना में हिला देती है। तो निहाल उसे घूरते हुए बोला, मैंने बोला ना इसे पियो। तो आयु निहाल को देखते हुए बोली, उसका मन नहीं है तो जाने दो। तो निहाल उसे घूरते हुए बोला, और जब तक तुम नहीं पियोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, कहकर उसे घूरने लगा। तो निष्ठा चुपचाप उसके हाथों से गिलास ले आती है। जब वह गिलास ले आती है तब उसकी नज़र ने हल्के हाथों पर पड़ती है जहां पर जलने के निशान थे, और वह उसी को ही देखने लगती है। आयु के भी नज़र उसके हाथों पर पड़ती है। वह निहाल के हाथ को पकड़ते हुए उसे घूरते हुए बोली, अपने हाथ कैसे जला लिया?
फिर वो कारे की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये तूने बनाकर लाया है? तो निहाल अपना हाथ पीछे करते हुए बोला, हाँ मैंने बनाया है, और यह कुछ नहीं है, ठीक है। तो निहाल फिर निष्ठा को देखकर उसे पीने का इशारा करता है, तो निष्ठा अपना सर नीचे करके एक सीप लेती है, तो उसका चेहरा देखने लायक था। निहाल उसे घूरते हुए बोला, हाँ मुझे पता ही यह अच्छा टेस्ट नहीं करेगा, लेकिन यह ऐसा ही टेस्ट करता है और इसे पीने से तुम्हारा गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चुपचाप पियो। फिर वह बोतल जो थर्मोस्टील का है उसे आयु को देते हुए, अगर इसको रात में खांसी हो या फिर गला दर्द करे तो इसे दे देना। तो आयु उसे बोतल लेकर उसे साइड में रखते हुए उसे हाथ बंधे घूरते हुए बोली, तूने हमारी तो इतनी फिक्र कभी नहीं की। हाँ प्यार में तो अच्छे अच्छे इंसान बदल जाते हैं, और तू तो निहाल खड़ा होते हुए उसके गाल को खींचते हुए बोला, हाँ पता तो है तुझे, तू भी ढूंढ ले अपने लिए किसी को तेरे लिए जो तेरा ख्याल रखेगा सबसे ज्यादा। तो आयु उसके हाथ को हटाते हुए बोली, मुझे नहीं ढूंढना किसी को, मैं अपने लिए अकेली ही काफी हूँ। तो निहाल मुस्कुराते हुए इसके कंधे पर हाथ रखते हुए निष्ठा की तरफ इशारा करते हुए बोली, हाँ ये भी तो अकेली अपने लिए ही काफी है, लेकिन फिर भी मैं हूं ना इसके लिए। निष्ठा जो उस जैसे तैसे पीने की कोशिश कर रही थी, निहाल की बात सुनकर एकदम से रुक जाती है और उसके चेहरे को देखने लगती है। निहाल उसे फिर से उसे पीने का इशारा करते हुए आयु को लेकर बाहर आ जाता है और उसे देखते हुए उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, तुम इतना मत सोचो, मुझे यकीन है तेरा नंबर भी बहुत जल्द आएगा। पहले क्रिश का आया, फिर मेरा, फिर तेरा, फिर अपना। यस की किस्मत में पता नहीं कौन सी लड़की होगी। आयु उसे देखते हुए बस अपना सर हमें हिला देती है और अंदर आ जाती है। निहाल वहां से निकाल जाता है। वहीं निष्ठा ने पूरा ग्लास खत्म कर लिया था और वह उसे ग्लास को पकड़कर बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी कि कब निहाल और आयु अंदर आए और वह निहाल को दिखाए कि वह सब पीकर खत्म कर दिए थे। तभी दरवाजा खुलता है तो आयु अंदर आती है। वो निष्ठा को देखते हैं जो उसके पीछे शायद निहाल को ढूंढ रही है। वह आगे जाकर उसके हाथ से गिलास लेकर साइड में रखते हुए बोली, तुम जिसे ढूंढ रही हो वह चला गया है, तुम अभी रेस्ट करो, कहकर उसे सुला देती है और खुद भी अपने बेड में जाकर कुछ देर रेस्ट करती है। वहीं निहाल भी अपने हॉस्टल कमरे में चला जाता है, बेड पर ले जाता है। थके होने की वजह से उसे जल्दी नींद आ जाती है। उसका पूरा दिन बहुत ज्यादा है हेक्टिक उसके लिए, रात में उसके नींद खुलता है। वह उठकर वहीं पर उन सब का जो एक बालकनी था बड़ा सा, वहां पर आ जाता है और सामने चांद को देखने लगता है कि तभी उसे अपने कंधे पर कि किसका हाथ महसूस होता है। वह पीछे पलट कर देखता है, वहां पर क्रिश और ऋषि थे। वह दोनों उसके अगल बगल बैठ जाते हैं, फिर उसे देखने लगते हैं। निहाल का चेहरा अभी बिल्कुल शांत था। क्रिश उसके कंधे पर हाथ रखती भी बोल, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? तो निहाल हल्के गुस्से में बोला, उसे पूजा की हिम्मत कैसे हुई मेरी निष्ठा के साथ ऐसी घटिया हरकत करने की, भी मुझे उसकी सजा देनी है उससे। लेकिन मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता जिससे निष्ठा मुझे से डर जाए या नाराज हो। वैसे भी वह मुझसे बात नहीं करती, पर मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। मुझे उससे ऐसा बदला लेना होगा जिससे सांप भी मर जाए, लाठी भी नहीं टूटे, लेकिन मैं उससे बदला लेकर ही रहूंगा। तो ऋषि उसकी कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, ठीक है तो ले लेना, रात में अच्छे से सोचना और सुबह से कुछ इंटरेस्टिंग सा आइडिया ढूंढना जिससे हम सबको भी मजा आ जाए। तू निहाल उसे देखी फिर बोला, हाँ हाँ तुझे तो बहुत मजे चाहिए अपनी जिंदगी में, अगर इतना ही मजा चाहिए तो अपने लिए एक बंदी ढूंढ लेना। तो निहाल की बात सुनकर ऋषि एक पल के लिए रुक जाता है, फिर उसे देखते क्यों बोला, अरे तुझे तो पता है कि यह काम और पढ़ाई के चक्कर में मुझे अपने लिए ही टाइम नहीं मिलता, और किसी के लिए मैं टाइम क्या निकालूं। तो क्रिश उसकी बात सुनकर मुस्कुराते फिर बोला, अरे टाइम निकालना नहीं पड़ता, अगर आप प्यार में हो तो किसी के लिए टाइम अपने आप ही निकल जाता है। तो वह दोनों ही क्रिश को घूरने लगते हैं। ऋषि क्रिश को देखते हुए बोला, तू किसी के प्यार में है? तो क्रिश एकदम से शक पका जाता है और निहाल को देखने लगता है। निहाल उसे आंखों से इशारा करता है तो वह हंसते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, मैं कहां से किसी के प्यार में हूं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा हूं। तो उसके बात सुनकर ऋषि कुछ नहीं कहता और फिर थोड़ी देर में वो लोग खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। वहीं निष्ठा भी रात में खाना खाकर और आयु के जिद से मेडिसिन खाकर और उसे काढ़ा को पीकर सो गई थी। निहाल रात में आयु को फोन करके निष्ठा की तबीयत के बारे में पूछ लिया था, जिससे वह भी अब निश्चिंत था कि निष्ठा पहले से बेहतर है। अब उसे कल का इंतजार था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पास एंड डाई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।